पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री जो हाई कमांड है उसके अंदर शदीद गुस्सा पाया जाता है, बिकॉज पाकिस्तान की मिलिट्री समझती है कि अफगान तालिबान ने एक नई किस्म की रेड लाइन जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर ली है। बहुत जल्दी है, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो जल्दी जो है वो 24 घंटे के अंदर ही मेरी पेशेंट गोई जो है वो कामयाब हो जाएगी, मतलब फॉर टू क्विक टू बी ट्रू। उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं एक सेक्टर के ऊपर या एक से ज़्यादा सेक्टर्स में अफगान फोर्सेस के ऊपर। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब को हुक्म दिया है फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी जो है उनका हलफ लें, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद मैं अपनी उस पुरानी पोजीशन पर जाता हूँ। अभी चीफ मिनिस्टर आए हैं तो फौरी तौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं उनका यूट्यूब चैनल गूगल स्ट्रोक यूट्यूब ने उन्हें वापस लौटा दिया है। ये हमारे सामने खबर आई, वो तमाम हिंदुस्तानी अखबारात ने इसे हेडलाइन के तौर पे फ्लैश किया है टाइटल न्यूज़ में। अमेरिकन स्कॉलर बट इंडियन ओरिजिन रेस्पेक्टेड स्कॉलर एशले टैलस जो हैं उनको FBI ने गिरफ्तार कर लिया। गालिबन चीन के साथ कोऑपरेट कर रहे थे और गालिबन अमेरिका के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 अक्टूबर 2025 है, बुध का दिन है। मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से बहुत सी, और ख़ुद हिंदुस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग और हैंड डेवलपमेंट्स मेरे सामने। लेकिन इससे पहले कि मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उसकी वजह यह है कि मैं आखिर में दो किताबों को आपके सामने क्विकली डिस्कस करूँगा। एक का ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, दूसरी की किताब अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके जो अमेरिकन पॉलिटिक्स से जिसका ताल्लुक है, वाई वी आर पोलराइज। अमेरिकन पाकिस्तानियों के लिए किताब बेइंतहा अहमियत की हामिल है, और ये किताब इतनी अहम है कि इसके हवाले से मेरी कोशिश होगी कि मैं एक अलग से पूरा वीलॉग भी करूँ और इसके ऑथर से एजरा क्लाइन जो हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट, जो उसके कॉलमनिस्ट हैं, उनसे बात करने की भी मैं कोशिश करूँ। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। आप में से जिन लोगों ने मेरा पिछला वीलॉग देखा होगा, आपको याद होगा कि उस वीलॉग के आखिरी हिस्से में मैंने ये दावा किया, मैंने ये एनालिसिस आपके सामने रखा था कि मेरी एक दिन पहले डिनर पे कुछ ऐसे US एक्सपर्ट्स के साथ मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जो US अफगानिस्तान के डायनामिक्स को बहुत गौर से देखते हैं और इसी निस्बत में, इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के मामला तो पाकिस्तान के रिएक्शंस के ऊपर भी उनकी नज़र होती है। उन एनालिस्ट ने मुझे कहा कि अफगान फ़ौज ने ये जो बहुत ही एक अपने हिसाब से बहादुराना किस्म का हमला किया है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाक अफगान बॉर्डर पे, इससे पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री जो हाई कमांड है उसके अंदर शदीद गुस्सा पाया जाता है, बिकॉज पाकिस्तान की मिलिट्री समझती है कि अफगान तालिबान ने एक नई किस्म की रेड लाइन जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर ली है। बहुत जल्दी अफगान मिलिट्री को पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो एक ऑपरेशन पनिशमेंट करेगी और उनको सबक सिखाने की कोशिश करेगी। असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और आर्मी, जिसकी फायर पावर अफगान तालिबान से बहुत ज़्यादा है और अफगान तालिबान ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत जल्दी अफगान तालिबान को सबक सिखाने के लिए और उनको एक लहूलुहान करने के लिए, उनको एक ब्लडी नोज़ देने के लिए कोई और ऑपरेशन जो है वो करेगी। इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा जो है वो महसूस किया जाता है। और मैंने कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब वो गुज़िश्ता 2 दिन पहले की जो TV प्रोग्राम है, 1 दिन पहले के, उसमें जब गए तो उन्होंने कहा कि इस स्टेज के ऊपर हमारा अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, और आप ये समझें कि इस वक्त लगता है कि सीज़ फायर है, लेकिन किसी भी वक्त हॉस्टिलिटी शुरू कर सकती हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि ख्वाजा आसिफ की इन्फॉर्मेशन या उनका एनालिसिस जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो सकता है। वो जो बहुत जल्दी है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो जल्दी जो है वो 24 घंटे के अंदर ही मेरी पेशेंट गोई जो है वो कामयाब हो जाएगी, मतलब फॉर टू क्विक टू बी ट्रू। अब गुज़िश्ता 24 घंटे में, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो दरमियानी रात है, उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं एक सेक्टर के ऊपर या एक से ज़्यादा सेक्टर्स में अफगान फोर्सेस के ऊपर। और पाकिस्तान के स्टेट ब्रॉडकास्टर PTV ने इस हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर 3 छोटी छोटी वीडियोस दिखाई हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिफिक किस्म की वो वीडियोस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी वेपन सिस्टम आर्मामेंट प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर रहे हैं अफगान पोजीशंस के ऊपर, जिन्हें बताया जाता है कि ये टैंक पोजीशंस हैं। एक ट्वीट कहता है कि ये कुरम सेक्टर के अंदर एक टैंक पोस्ट जो है, यहाँ पे टैंक उड़ा दिया गया है। फिर एक दूसरी वीडियो जो है वो एक और टैंक पोस्ट के डिस्ट्रॉय होने को दिखाती है। तीसरी वीडियो जो है वो एक और को दिखाती है। ओवरऑल PTV का ट्विटर हैंडल ये कहता है कि 4 टैंक पोस्ट जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये भी क्लेम किया गया है कि अफगान फौजें जो हैं अपने बेतहाशा डजन्स ऑफ लाशों को छोड़ के वहाँ से फरार हो गए। कुछ अफगान लीडर्स जो हैं उनके मारे जाने का भी, या उनके ऑफिसर्स के मारे जाने की भी यहाँ पर खबर है। अब इस सारी चीज़ की अहमियत क्या है कि
इसी 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एम्बेसडर आमना बलोच साहिबा, उन्होंने जो इंटरनेशनल एम्बेसडर्स हैं उनके लिए भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के डायनामिक्स के हवाले से उन्होंने एक ब्रीफिंग जो है वो ऑर्गेनाइज किया। मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर आपको ये भी बताया था कि जब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अफ़गान तालिबान को टारगेट करेगी तो अफ़गान तालिबान को दुनिया में से किसी की भी हमदर्दी नहीं होगी, ना रूस, ना चीन, ना हिंदुस्तान, कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और अफ़गान तालिबान के फायर पावर में और फायर पोटेंशियल में इतना फ़र्क है कि अफ़गानिस्तान की आर्मी, जिसको मैं आर्मी भी नहीं कहता, बेसिकली मैं समझता हूँ कि एक रैग अटैक, इल ट्रेन किस्म का मिलिशिया है, जो अमेरिकन फ़ौज के साथ गुरिल्ला टैक्टिक्स से तो लड़ सकता था, लेकिन किसी स्टैंडिंग आर्मी के साथ एक स्टैंडिंग कन्वेंशनल लड़ाई जो है ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और इनका कोई मुकाबला नहीं है। देयर इज़ नो मैच बिटवीन देम। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इनकी ठीक ठाक दुर्गत बनाएगी, और ये जो इस वक्त पूरे अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जगहों पे जो है जलसे कर रहे हैं और बहुत बहादुरी के दावे कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो हमने देखा है, जो मंजरनामा और जो सीन्स हमने देखे हैं कल रात की, आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन पनिशमेंट है एक तरह का, ये अभी बहुत बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया गया है, वरना पाकिस्तान की आर्मी की जो फायर पावर है वो इससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन नेट एनालिसिस मेरा क्या है? नेट एनालिसिस ये है कि इससे किसी भी मसले का हल नहीं निकलता। ये सिर्फ एक मिलिट्री माइंडसेट के अंदर से लगता होगा कि इससे कोई हल निकल सकता है, बिकॉज़ जैसा कि मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि अफ़गान फ़ौज फ़ौज ही नहीं है, उनका और पाकिस्तान की फ़ौज का कोई मिलिट्री लेवल पे कंपैरिज़न ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है उसके दरमियान में। अफ़गानों को भी अच्छी तरह से पता है, और इसका मतलब ये है कि वो अब इसको पॉलिटिकली रिएक्ट करेंगे, और ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसका कि नेट विनर और नेट बेनिफिशरी जो है हिंदुस्तान है, जिसका अब इस इलाके के अंदर और अफगानिस्तान पाकिस्तान इक्वेशन के अंदर हिंदुस्तान का जो असर रसूख है और उसका जो रोल है वो आने वाले दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। ये खासी मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये है, जब पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब को ये हुक्म दिया है ट्यूसडे के दिन कि वो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी जो है उनका हलफ लें, और अगर वो हलफ नहीं लेंगे तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये हलफ जो है वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसके स्पीकर बाबर सलीम सवाती भी ये हल्फ जो है वो चीफ मिनिस्टर को दे सकते हैं। याद रहे कि ये पिटिशन जो है वो सलमान अकरम राजा लेकर गए हुए थे, जहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको बेखल रिस्पॉन्डेंट बनाया गया था या वो उनके साथ थे, और उनको ये अहकामात बड़े क्लियर तरीके से दे दिए गए हैं। ये इमरान खान की जो पॉलिसी थी, इमरान खान का जो इनिशिएटिव था, उसकी जो नए चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी और सलमान अकरम राजा की लीगल स्ट्रैटेजी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही हमें ये मानना पड़ेगा कि अली अमीन गंडापुर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ पूरा इसमें ताउन और कोऑपरेशन किया है, और पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी कंटिंजेंट है, वो बेस्ड करता है इस चीज़ के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर ने असेंबली के अंदर खड़े होकर वाशगाफ ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं, वो रेजिग्नेशन के लेटर्स जो हैं वो गवर्नर को भेज चुके हैं। उन्होंने ये कंफर्म किया इन राइटिंग एंड वर्बली असेंबली के अंदर कि वो अपना सिग्नेचर, जिसके बारे में गवर्नर साहब कहते हैं कि उनका नहीं है, वो दर हकीकत अली अमीन गंडापुर ही के सिग्नेचर है। और मैंने आपको दिखाया था, फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने की स्क्रीन के ऊपर, कि कैसे जब फैसल करीम कुंडी ने उनके सिग्नेचर्स को चैलेंज किया तो अली अमीन गंडापुर ने उस पर एक कोट ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने दोनों लेटर्स लगाए। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है कि आपको मेरा 8 तारीख का लेटर भी मिल गया है और ये मेरा 11 तारीख का लेटर भी मिल गया, और ये मैं कंफर्म करता हूँ कि ये मेरे ही इस स्टेज के ऊपर सिग्नेचर्स हैं। अब इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जो कहीं एक सेमिनार कर रहे थे, पता नहीं कराची में, लाहौर में, वहाँ पर जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि फैसल करीम कुंडी को मैं हुक्म देता हूँ और एडवाइस करता हूँ कि फौरी तौर पर पेशावर पहुँचें, क्योंकि वो गालिबन कराची में थे। उनको कहा फौरी तौर पर पेशावर पहुँचें, और पेशावर पहुंचने के लिए अगर आपको चीफ मिनिस्टर सिंध का प्राइवेट प्लेन चाहिए, चूंकि गवर्नर के पास प्राइवेट प्लेन नहीं है, उनको फ्लाइट बुक करनी पड़ती है, तो मैं चीफ मिनिस्टर जो है सिंध के, उनको मैं कहता हूं कि वो आपको अपना प्लेन दें और आप प्लेन लें और पेशावर पहुंचें और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। इसके अलावा बिलावल जरदारी ने मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत पर भी खासी भफ्तियाँ जो हैं वहाँ पर कसी। उसके बाद फिर फैसल कुंडी साहब का स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन को
ही फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी भी इनकार नहीं किया कि मैं ओथ नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ चंद चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। उनसे पूछा गया कि फिर आप ओथ देने के लिए सुहेल आफरीदी को पेशावर पहुंचेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं ट्यूसडे की रात तक ही वहाँ पहुंच जाऊंगा। तो उम्मीद है कि वो पहुंच चुके होंगे और आज दिन में 4 बजे की डेडलाइन रखी है पेशावर हाईकोर्ट ने इस ओथ के लिए जो हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? ये तो मैंने कहा कि ये खैबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की और उनके चीफ मिनिस्टर नामजद जो हैं सुहेल आफरीदी, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, सलमान अकरम राजा जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मैं अपनी उस पुरानी पोजीशन पे जाता हूँ जो मैंने उस वीलॉग में कही थी जब इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट किया था कि सुहेल आफरीदी अच्छे होंगे, बहुत सिंसियर हैं, बोल्ड हैं। और जो उन्होंने एक दिन पहले जब उनको जब मुंतखब कर लिया गया खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से, तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी जज्बाती तकरीर की जिसमें उन्होंने इमरान खान की खातर अपनी जान कुर्बान करने की भी बात की। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। वैसे वो और बात है कि वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन असल जो चैलेंज उनका ये है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उनके पास डिग्री है, उन्होंने पेशावर से पढ़ा, उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उन्होंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है, फिर वो एमफिल कर रहे हैं। लेकिन अनलाइक अली अमीन गंडापुर जिनका पंजाब का ब्यूरोक्रेसी का, हुकूमत करने का, फेडरल गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट से डील करने का, एनसीए से पढ़ने का, आउटसाइड खैबर पख्तूनख्वा का भी उनका बहुत सा एक एक्सपीरियंस था। और उनकी उम्र भी इनसे ज़्यादा थी। इनकी उम्र सिर्फ इस वक्त 35-36 बरस की है। तो इनके रास्ते में खासी स्ट्रक्चरल किस्म की, फंक्शनल किस्म की रुकावटें, इम्पेडिमेंट्स और चैलेंजेस हैं, जिसके लिए इन्हें अपनी पार्टी के जो एल्डर्स हैं जैसे असद कैसर हैं, खुद सलमान अकरम राजा जिनका बेतहाशा एक्सपीरियंस है नेशनल लेवल का, अली अमीन गंडापुर जिनका एस्टेब्लिशमेंट से डील करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और बहुत से लोग हैं, इन सब की मदद की और ताउन की ज़रूरत है। गुज़िश्ता चंद दिनों में एक बात वाज़ेह हो गई कि इनको ये कॉपरेशन हासिल है। अब अगर कोई ये समझता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इस किस्म की बातें जज्बाती कर रहे हैं कि भी चीफ मिनिस्टर आए हैं तो फौरी तौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद कर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन पड़ी हुई है एक सर्टन कानून के हवाले से, उसको वापस ले लेंगे। ये सब चीज़ें बहुत सादगी की बातें हैं। इस तरह से हो नहीं सकता। आप इस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट नहीं कर सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप बड़ी एहतियात से चलना होगा। और सुहेल आफरीदी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये होगी कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें, उन्हें एंगेज करें, उन्हें समझाएं कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं हो सकता टीटीपी के ऊपर आप मिलिट्री ऑपरेशन करें और उनके साथ ड्रोन स्ट्राइक करें, बल्कि हमें इसका कोई पॉलिटिकल रास्ता भी निकालना होगा। और इसी तरह अफगानिस्तान के साथ हद से बढ़ी हुई जो टेंशन्स हैं वो हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। ये एक टेंस डिफ़िकल्ट डायलॉग होगा, लेकिन ऐसा डायलॉग किया जा सकता है। और मुख्तलिफ सॉल्यूशंस टेबल पे रखने पड़ेंगे कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं तो फिर और क्या तरीके हैं टीटीपी के चैलेंज से निपटने के लिए। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो सिविलियन एसेंडेंसी और लीडरशिप होती है मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर बहुत ज़रूरी होती है। और इसका हल जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली तौर पे निकल सकता है। ये मेरा इस स्टेज के ऊपर ख्याल है। अब आगे चलते हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी पॉजिटिव खबर है जिसके लिए मैं आदिल राजा साहब जो हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं, उनका यूट्यूब चैनल गूगल स्ट्रोक यूट्यूब ने उन्हें वापस लौटा दिया है। ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके लिए मैं आदिल राजा को, उनकी फैमिली को, उनके तमाम जो पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स और एडमायर्स और चाहने वाले हैं उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। ये पॉलिसी है क्या? यूट्यूब ने इन वाइडर कंसल्टेशंस, अमेरिका के अंदर यूट्यूब की बहुत सी कंसल्टेशन थी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ, कांग्रेशनल टीम्स के साथ, बहुत से स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रो डेमोक्रेसी जिन्होंने यूट्यूब को बसलसल उन्होंने इन वाइडर कंसल्टेशन में ये समझाया कि आपकी जो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी है कि आप लोगों के चैनल टर्मिनेट करते हैं, उसमें उनके खिलाफ बहुत सी साजिश हो जाती है, उनको उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुतासर होती है। अब ये यूट्यूब कोई सिर्फ म्यूजिकल वीडियोज़ का जो प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि इसमें दुनिया भर की डिसिडेंट वॉइसेस जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो हैं। और ये एक प्रो डेमोक्रेसी प्लेटफॉर्म है, ये ह्यूमन राइट का प्लेटफॉर्म है, रूल ऑफ लॉ का प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब ने अपनी एक नई पॉलिसी सामने लाई है जिसके तहत वो तमाम लोग जिनके चैनल किसी भी वजह से अगर टर्मिनेट हुए हो, उसको अगर 1 साल गुजर गया है तो वो उन्हें दोबारा बहाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस लिहाज से आदिल राजा ने अप्लाई किया, उनको एक बाकायदा प्रोसेस उन्होंने पूरा कंप्लीट किया पुरानी ईमेल्स के ऊपर ही, जो उनकी पुरानी आइडेंटिफिकेशन थी। बिकॉज यूट्यूब जब किसी के चैनल को टर्मिनेट करता है तो फिर वो उसको बैन कर देता है, वो फिर कोई भी चैनल खड़ा नहीं कर सकता। तो इस केस में कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बाज़ लोग समझ रहे हैं कि ये कोई नया चैनल उन्होंने बना लिया, कोई चालाकी की है। हरगिज़ नहीं। यूट्यूब ने आदिल राजा को की जो पिछली उनकी टर्मिनेशन थी उससे ख़त्म करके उन्हें इजाज़त दिया है और उनके तमाम यूट्यूब के चैनल्स जो है वो बहाल हो गए। अब यहाँ पर आदिल राजा को मुबारकबाद तो बहुत मेरी तरफ से, और उनके व्यूवर्स को भी, उनकी फैमिली को भी। आदिल राजा ने बहुत सफ़र भी किया है, गुज़िश्ता 2 बरस में बहुत उन्होंने मुकाबला किया।
اب عادل راجہ کی جو پوٹینشیل ایڈمائررز جو چاہنے والے ہیں وہ ظاہر ایکسپیکٹ کریں گے کہ عادل راجہ ایک بار پھر وہی ان کو ایک فائر برانڈ عادل راجہ چاہیے ہوں گے جو ہر وقت لوگوں کی جو ہے نا پتلونیں اتار رہے ہوں گے اور تنبیہ کر رہے ہوں گے اور اٹیک کر رہے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2 برس میں عادل راجہ نے بڑا ایوالو کیا ہے, انہوں نے بہت گرو کیا ہے. وہ آج نیشنل یونین آف جرنلسٹ NUJ کے ایک بڑے ریسپیکٹڈ ممبر ہیں. انہیں آج ایک سیکیورٹی اور ڈیفنس اینالسٹ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. میری بڑی خواہش ہے اور میری بڑی امید ہے کہ اب یہ وہ والے عادل راجہ نہیں ہوں گے جو ہر وقت مختلف افسروں کی پتلونیں اتاریں گے, ان کا نام لے لے کے خبریں دیں گے اور لوگوں کو خوش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عادل راجہ ہونے چاہیے جنہیں پالیسی ایشو کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, براڈر پکچر کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کا جو ایلیٹسٹ پولیٹیکل ماڈل ہے اسے ایکسپوز کرنا چاہیے, اور انڈیویجول لوگوں کے اوپر وہ اتنا فوکس جو ہے وہ نہیں کریں گے. یہ میری ان سے ایڈوائس ہے, اور ظاہر ہے کہ میری ایڈوائس میں اور جو بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, بیکاز بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے بہت سخت باتیں کر دینا جو ہے وہی اصل کنٹریبیوشن ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سخت باتیں اصل کنٹریبیوشن نہیں ہوتی, اور عادل راجہ نے بڑا گرو کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ایک آتھر بن جائیں بہت سے ایشوز پہ. تو وہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو جو ان کو واپس مل گئی اپنا پریولیج جو ہے اس کو لے کر وہ چل سکیں گے. اب ایک امریکہ کے اندر ہندوستان امریکہ کے حوالے سے اور ایک اوور آل بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی جب ہمیں یہ ہمارے سامنے خبر آئی, اور تمام ہندوستانی اخبارات نے اسے ہیڈ لائن کے طور پہ فلیش کیا ہے ٹائٹل نیوز میں, کہ ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ انڈین اوریجن امریکن اسکالر بٹ انڈین اوریجن ریسپیکٹڈ اسکالر ایشلے ٹیلس جو ہیں ان کو FBI نے, فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے پچھلے 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیا. ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ غالباً چین کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے, اور غالباً امریکہ کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس جو ہیں جن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ایکسیس پرمیشن ان کے پاس تھی, بیکاز وہ گورنمنٹس میں سرو کر چکے ہیں, وہ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں. جارج بش 1 جو سیکنڈ کی گورنمنٹ میں انہوں نے انڈیا US نیوکلیر ڈیل کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا, اس کا ان کو بہت بڑا ایڈوکیٹ سمجھا جاتا ہے. تو ان کے پاس ایکسیس تھی, اور وہ گئے ہیں ان دی آفس آف دی نیٹ, کس آفس میں گئے میں آپ کو بتا دوں, آفس آف دا نیٹ اسیسمنٹس میں وہ گئے 12 ستمبر کو, اور دوبارہ 25 ستمبر کو وہاں انہوں نے اپنے ایکسیس کوڈز کو یوز کیا. ڈاکومنٹس ان کا تعلق یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایئر فورس سے تھا, مختلف پالیسی ڈاکومنٹس تھے یونائٹڈ اسٹیٹس ویپن سسٹم وغیرہ کے, ان کو انہوں نے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو ڈاؤن لوڈ کیا. پھر FBI نے ان کے گھر پہ چھاپے مارے, وہاں سے بھی بہت زیادہ 1000 ڈاکومنٹس ایسے نکل آئے جو کہ کلاسیفائڈ سمجھے جاتے ہیں یا سیکرٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ FBI یہ بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے چائنیز ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقاتیں کی. ڈپلومیٹس میں کچھ جو انویلپس ہیں جن کے اندر ڈاکومنٹس تھے وہ بھی اس سٹیج کے اوپر ایکسچینج کیے گئے. ابھی تک FBI نے ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے چائنیز سے کوئی پیمنٹ لی ہے. وہ کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھے جو رکھنے کی ان کے پاس پرمیشن نہیں تھی, اور اس کی ان کو خاصی بڑی سزا وغیرہ جو ہے وہ مل سکتی ہے. یہ بڑی اسٹرینج قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. چند دن پہلے وہ ایک بار پھر خبروں میں تھے جب انہوں نے فورن افیئرس کے اندر ان کا ایک ایسے چھپا جس میں یہ تھا کہ انڈیاز گریٹ پاور ڈیلیوژنز, جس میں ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہندوستان سے جو توقعات تھیں کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ ایمرج کرے گا, وہ ہندوستان نے اس طرح کی طاقت کے طور پہ ایمرج نہیں کیا ہے, اور چائنا ہی بیسکلی طور پر ایک مین رائول ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا. اور اچھا, اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو سٹوریز چھپی ہیں اس سے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی یہ پوزیشن تھی کہ چائنا ہندوستان نے اتنا گرو نہیں کیا اور چین ہی مین پاور ہے, اس میں شاید ان کا کوئی چائنیز ریلیشن شپ بھی ان کی اس پوزیشن کو انفلوئنس کر رہا تھا. ان کا فورن افیئرس کا جو پیس تھا جو کہ چھپا جون اور جولائی کے ایشو میں, یہ جولائی اگست کے ایشو میں جو ان کا پیس چھپا تھا, یہ ایشو جو ہے اسے بہت زیادہ فالو کیا گیا. ہندوستان کی فارمر فورن سیکرٹری اور وہاں کے لوگوں نے اس کا بڑا جواب دیا, پھر انہوں نے بھی اس کا دوبارہ جواب دیا. تو اور اس کے بعد پاکستان کے فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موحید یوسف نے بھی اسی پیس کے اوپر اپنا ایک پیس لکھا یہ ثابت کرنے کے لیے, جس میں انہوں نے آرگیو کیا کہ واقعی انڈیا جو ہے اس نے اس طرح سے گرو نہیں کیا, بلکہ یہ وہ پیس تھا جس کی بیسس پہ پاکستان کی بہت سی آوازیں اسٹیبلشمنٹ کی کہتی رہیں کہ بھئی دیکھیں اب پاکستان انفیکٹ کاؤنٹر ویٹ ہوگا, یہ پاکستان زیادہ ویلیوبل ہوگا. تو اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ پوزیشن ایکیڈیمک آرگومنٹ سے زیادہ غالباً ایک پرو چائنا قسم کی پوزیشن تھی, اور ان کی چائنیز ڈپلومیٹس کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں. خاصی انٹرسٹنگ, بہت عجیب قسم کی یہ ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے ٹوٹل FBI کے لیول پہ, یا واقعی ہی چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے کام کر رہے تھے. اب میں 2 کتابوں کا جو میں آپ سے ذکر کیا میں ان کا بھی آپ سے ذکر کرتا چلا جاؤں تھوڑا سا, میں جس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا. یہ ایک کتاب میرے ہاتھ پہ ہے, عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں, وائی وی آر پولرائزڈ. اسے غور سے دیکھیں. یہ جو کتاب جو ہے یہ
न्यू यॉर्क टाइम्स के एक कॉलमनिस्ट हैं, ब्रिलियंट एज़रा क्लाइन उनकी किताब है। उनकी अब एक दूसरी किताब भी आई है बाय द नेम ऑफ एबंडेंस। लेकिन इस किताब के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस वक़्त आप आइस की जो मार-धाड़ देख रहे हैं अमेरिका की सड़कों के अंदर, जो एक इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा रिएक्शन रद्द-ए-अमल है, ये सारी कहानी क्या है और ये कहाँ से आ रही है? मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हर पाकिस्तानी अमेरिकन को, हर इंडियन अमेरिकन को, हर ब्राउन आदमी को जो इस वक़्त यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है या कनाडा के अंदर है, उसे इस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है पूरी किताब जो है, इसको मैंने कैसे पढ़ा है, शायद ही कोई सफ़ा ऐसा हो जिसमें मैंने इसको हाइलाइट नहीं किया हुआ। तो ये एक किताब है जिसको मैं डिस्कस भी करूँगा और हो सके मेरी कोशिश होगी कि मैं एज़रा क्लाइन को चेज़ कर सकूँ, उनके साथ इसके हवाले से अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर एक डिस्कशन भी मैं करूँ और मज़ीद इस पे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी किताब है द कमिंग वेव बाय मुस्तफ़ा सुलेमान। बहुत इंटरेस्टिंग ऑथर हैं मुस्तफ़ा सुलेमान। इज़ करंटली ये माइक्रोसॉफ्ट के एआई सेक्शन या माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेड करते हैं। सीरियन ओरिजिन के मुसलमान हैं। वालिद साहब इनके लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर होते थे। ये जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मिरेकल है कि आप टैक्सी ड्राइवर होते हैं, बच्चा आपका इतना बड़ा स्कॉलर और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी में बदल जाता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल जो पूरा यूनिट है उसको हेड कर रहे हैं। ये किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये किताब बताती है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो जिस तरह से व्हील जो है वो बहुत बड़ी एक इन्वेंशन थी, जिस तरह से फायर बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट से बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस किताब को मैं अभी पढ़ रहा हूँ। खासी इंटरेस्टिंग किताब है। ये 2 किताबें मैं आपके साथ रखना चाहता था आपके सामने। अभी फिर इन पे बात होगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।